हेलो एंड वेलकम। इस वक्त मेरे साथ इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे जी शो में जुड़ रहे हैं और हम उनसे डिस्कस करेंगे इंडिया की इकोनॉमिक स्थिति कैसी है, किस तरीके के चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं और उसको सरकार कैसे दूर करने की कोशिश कर रही है। पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, आपके हिसाब से इस वक्त अगर हम इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन को डिफाइन करें तो आप कैसे करेंगे? क्या स्थिति चिंताजनक है? देखिए हम अभी देश में जो कोरोना के कारण जो स्थिति पैदा हुई मार्च महीने के बाद हम लोगों ने जैसे इस स्थिति को हमने मुकाबला दिया है। अप्रैल महीने में लॉकडाउन की स्थिति थी, बाद में धीरे धीरे हमने उसको रिलैक्स किया। कुछ जगह पे जो हॉट कंटेनमेंट जोन थे वहाँ पर लॉकडाउन जारी रहा, लेकिन जिस तरीके से हमने इकोनॉमी में अलग अलग माध्यम से जो इंटरवीन किया और हर समय हमने ये कोशिश की कि जो भी तबका है, इंडस्ट्री का सेगमेंट है या पॉपुलेशन का जो सेगमेंट है, जो एक वल्नरेबल सेक्शंस हैं या इंडस्ट्रीज़ में किसको सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है और कब ज़रूरत है, ये सब हमने किया। और ये उसी कारण से आप देखेंगे कि करीब करीब हर कई सीरीज ऑफ पैकेजेस आए, सीरीज ऑफ स्टिमुलस आए और इंटरवेंशन आए। अब अगर देखें तो पिछले करीब 2-3 महीने से हमने देखा क्या कि अब धीरे धीरे इकोनॉमी अब रिकवर कर रहा है। अगर बहुत जितने भी पैरामीटर्स और इंडेक्सेस हैं, पीएमआई इंडेक्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस हैं, या अब जीएसटी का ही आंकड़ा देखें अगर आप, तो अगस्त महीने में थोड़ी अच्छी रिकवरी हुई। सितंबर महीने में पिछले सितंबर के मुकाबले में करीब करीब 4 से 5% की बढ़ोतरी हुई। 95,000 से ज़्यादा करोड़ के कलेक्शन हुए। और अभी जो अक्टूबर महीने का जो जीएसटी का जो आंकड़ा है, जो अभी हमने जो दिया है, अभी इस हमने जो रिलीज़ किया है, उसमें देखें तो ये अक्टूबर का कलेक्शन पिछले अक्टूबर से करीब करीब 10% ज़्यादा है। और जीएसटी के 2 भाग होते हैं, एक है कि डोमेस्टिक जीएसटी के कितने सेल्स हुए, और दूसरा है कि जीएसटी के का जो इंपोर्ट पे जो हम जो जीएसटी लगाते हैं, जो जिसको हम आईजीएसटी बोलते हैं, उसमें करीब करीब 11% की वृद्धि हुई है पिछले साल के अक्टूबर की तुलना में। और इसी कारण से इस महीने 1,05,000 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन हुआ। और अगर हम देखें कि ये जो अक्टूबर महीने का जो जीएसटी कलेक्शन है, ये सितंबर के ट्रांजैक्शंस हैं। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये सस्टेन्ड ग्रोथ है? तो इसके बारे में भी कुछ 2 आंकड़े और आपके पास लाना चाहूँगा कि जो अक्टूबर महीने में जो ई-वे बिल के जो फिगर्स हैं, वो ई-वे बिल पिछले साल के अक्टूबर महीने के फिगर से 21% ज़्यादा है। और उसकी तुलना अगर पिछले महीने से करें, सितंबर महीने से करें, तो वो करीब करीब 11% ज़्यादा है। तो ये सब आंकड़े ये दिखाते हैं कि अब ये इकोनॉमी रिकवर कर रही है। कुछ एरिया में हम पॉजिटिव जोन में जा रहे हैं, और ये दूसरा तीसरा महीना है जहाँ पर कि हम देख रहे हैं। उसी तरीके से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भी जो इनिशियल ट्रेंड देख रहे हैं, तो इसमें भी जो शुरू में जो गिरावट आई थी, अब उसमें भी थोड़ा सा सुधार हुआ है। सर, जीएसटी कलेक्शंस पर बात करते हैं और अक्टूबर के महीने में हमने देखा 1 ट्रिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 8 मंथ्स हमें कलेक्शंस आए हैं, जो कि हमें दिखा रहा है कि अनलॉकिंग करने से वाकई थोड़ा बहुत फर्क यहाँ दिख रहा है। क्या ये सस्टेनेबल होगा सर आगे, और किस तरीके का आउटलुक रखते हैं जीएसटी कलेक्शंस को लेकर? देखिए, जैसा कि मैंने आपका आउटलुक कई बार में बताया कि इट इज़ ऑन अ इंक्रीजिंग ट्रेंड। पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं कि हमारे जीएसटी के कलेक्शन में लगातार सुधार आया है। अब ये सुधार ऐसा है कि पिछले साल के अक्टूबर महीने से अगर हम 10% का ज़्यादा हो रहा है, और इस महीने का जो ई-वे बिल का जो ट्रांजैक्शन है, जो कि पिछले साल के अक्टूबर से 21% ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ यही दर्शाता है कि हमारा अब ये रेवेन्यू ट्रेंड अभी थोड़ा सा इसी दिशा में जाएगा। ये मतलब ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। सर, एक सवाल स्टेट कॉम्पनसेशन सेस को लेकर, जो कि बहुत ही चर्चा में रहा कुछ दिनों से, कई मीटिंग्स भी हुई हैं। इस वक्त क्या अपडेट है? क्या सब स्टेट्स ऑन बोर्ड है? जिस तरीके का सोल्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट देने की बात कर रही है, वहां पर क्या अपडेट है, आप हमें इस वक्त बताएं।
देखिए, इस पूरे जीएसटी कंपनसेशन के बारे में मैं थोड़ा सा एक उसकी पार्श्वभूमि देना चाहूँगा कि जो जीएसटी का जो कानून है, जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट है, वो बड़ा क्लियर है कि 14% का जो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है जीएसटी के रेवेन्यू में आना चाहिए, स्टेट्स को ये गारंटी है और वो गारंटी है दे आर और उनको जो भी शॉर्टफॉल होगा, जो भी कमी होगी, वो उनको मिलना चाहिए, ऐसा जीएसटी का कानून भी है। और ऐसा ही भारत सरकार भी मानती है और ऐसा ही जो हमने अटॉर्नी जनरल से जो ओपिनियन लिया वो भी मानते हैं। लेकिन अगर ये जो शॉर्टफॉल है, वो शॉर्टफॉल को कहाँ से उसका पेमेंट होगा, जो जीएसटी कंपनसेशन का पेमेंट कहाँ से होगा, ये भी कानून में ही लिखा हुआ है कि ये कंपनसेशन फंड से दिया जाएगा। और कंपनसेशन फंड में कहाँ से पैसा आएगा, ये कंपनसेशन सेस के कलेक्शन से पैसा आएगा। अब चूँकि ये जो पूरी जो पैंडेमिक की स्थिति आई है, जो इकोनॉमी में जो गिरावट आई पिछले कई महीनों में, अब इसके कारण अब जो भी गिरावट आई है, कंपनसेशन सेस का कलेक्शन ही कम हो गया और बेस रेवेन्यू ही अगर कलेक्शन कम हो गया तो ये एक ऐसा एक शॉर्टफॉल है जिसको जो कि शॉर्टफॉल अभी वो मीट किया नहीं जा सकता है। तो इसीलिए पिछले जीएसटी काउंसिल में एक निर्णय लिया और उसमें केंद्र शासन और राज्य सरकार ये सब मिल करके एक निर्णय लिया गया और पूरा हम लोगों ने, केंद्र शासन ने भी उसको सपोर्ट किया, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी उसको सपोर्ट किया कि ये जो शॉर्टफॉल है अभी अगर नहीं मिलता है तो जून 2022 के बाद जब जीएसटी कंपनसेशन जब ख़त्म हो जाना था उसको एक्सटेंड कर दिया गया और उसके बाद से फ्यूचर कलेक्शन से ये जीएसटी का कंपनसेशन जो कि स्टेट को मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन अब दूसरा सवाल आया कि अभी स्टेट्स को तो अभी पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि अभी इस पैंडेमिक में एक मिलकर जो पूरी लड़ाई लड़नी है और इस पूरी स्थिति को काबू करना है, तो अभी अगर पैसे चाहिए तो इसके लिए लोन लेकर के ये ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। तो इसलिए ये जो लोन लेने की जो व्यवस्था है वो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस का एक भाग है, इनने सभी स्टेट्स के साथ बातचीत करके और कुछ एक ऑप्शंस वर्कआउट किए, उनके सजेशंस आए और उसके बाद से उस ऑप्शंस में उसको इनकॉर्पोरेट करके फाइनली ये हुआ कि हम एक स्पेशल विंडो देंगे। केंद्र शासन एक स्पेशल विंडो प्रोवाइड करेगी जिसके तहत जो लोन लिया जाएगा और ऐसा इस तरह का इंतजाम किया गया कि अब केंद्र सरकार अब उस लोन लेकर के बैक टू बैक स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी और जो भी उसका जो बर्डन है वो और जो उसका जो सर्विसिंग है वो सब कंपनसेशन सेस जो हम जून 2022 के बाद जो हम लेने वाले हैं वहाँ से उसका पेमेंट होता रहेगा। जी सर, बट मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि अब बहुत सारी आशाएं हैं, एक और स्टिमुलस पैकेज आना चाहिए, इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि सरकार और स्टिमुलस पैकेज पर भी काम कर रही है और अगर हाँ तो वो कब तक आप अनाउंस करेंगे, किन सेक्टर्स से जुड़ा हुआ होगा, कुछ उस तरफ डायरेक्शन हमें दीजिए। क्या सोच रही है सरकार इस वक्त स्टिमुलस पैकेज को लेकर? इस वक्त जरूरत है डिमांड को बूस्ट और पुश करने की। देखिए, जहाँ तक कि स्टिमुलस पैकेज का सवाल है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मार्च महीने से जब से ये पैंडेमिक आया तब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने और फिनेंस मिनिस्ट्री ने कंटिन्यूअसली हमने सिचुएशन को रिव्यू करते हुए किस वक्त किस सेक्शन को, किस पॉपुलेशन को क्या मदद की ज़रूरत है वो हमने दी। ऐसा नहीं किया कि एक बार हमने स्टिमुलस और जो पैकेज अनाउंस करके चुपचाप बैठ गए। हमने कंटिन्यूअसली हर कुछ दिनों के बाद हम एक नए मेजर्स लेते गए। अब जैसे उदाहरण के लिए अप्रैल महीने में जब लॉकडाउन की स्थिति थी, सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत किसको थी? जो हमारा जो गरीब जो मजदूर है, जो काम पे जा नहीं पाया, जो डेली वेजर्स है, अब इन सब लोगों को मदद देने की ज़रूरत थी। तो क्या मदद दिया कि अब 20 करोड़ लोगों के जनधन खाते में पैसे डायरेक्ट बेनिफिट दिए गए, पैसे पहुंचाए गए। जो करीब 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड, मतलब कि मुफ्त में राशन, मतलब हर परिवार को 25 केजी राशन फ्री में दिया गया और उनके जो यूजुअल जो उनका जो राशन का कोटा है उससे ज़्यादा दिया गया। उसी तरीके से जो किसान योजना में जो भी पैसे दिए जाने वाले थे उसको भी एडवांस करके उसी समय में दिए गए। उसके बाद ये भी देखा गया कि जो हमारा जो एमएसएमई वर्ग है, उनके दुकान बंद हैं, उनके फैक्ट्री बंद हैं और उन पे लोन चालू है, तो उनको कुछ इंटरेस्ट रेट का भी कुछ एक मोरेटोरियम दे करके फिर फर्दर क्या जो रिलीफ है वो सब देने की कोशिश की गई। उनको लगा कि उनको एक वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा देने की ज़रूरत है क्योंकि उनका कैपिटल ब्लॉक्ड है वो।
तो उसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का सैंक्शन करके और दे करके मतलब ईयरमार्क करके करीब करीब 2 लाख से ज़्यादा करोड़ सैंक्शन हो गए। अब डिसबर्स भी हो गए, उसका बहुत बड़ा हिस्सा डिसबर्स भी हो गया। ये भी देखा गया कि वो एमएसएमई वो खुद वो गारंटी नहीं दे सकते, सिक्योरिटी नहीं दे सकते, ये जो एडिशनल वर्किंग कैपिटल का है, तो उसके लिए स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी। तो इस तरह से, और अभी आपने देखा कि जो लेटेस्ट जो अनाउंसमेंट हुआ कि एलटीसी पैकेज, अब इसमें लोग यात्रा कर नहीं सकते, कहीं एलटीसी ले नहीं सकते, तो ये व्यवस्था की गई कि बिना ट्रैवल किए ही एलटीसी के कुछ पैसे ले ले और उसके अनुपात में अगर कुछ एक मल्टीपल टाइम्स अगर उसको खर्च करके करें तो उससे उनको पैसे भी मिल जाएंगे और इनकम टैक्स का जो रिबेट मिलता है वो भी मिल जाएगा। इस स्कीम को हमने जो इनकम टैक्स के जो बेनिफिट है वो हमने प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को भी दे दिए गए। तो समय समय पर हम लोग इस तरह की योजना लेकर के हम आए हैं। सर, हमने सरकार की तरफ से देखा सप्लाई साइड इश्यूज तो डेफिनेटली एड्रेस हो रहे हैं, बट डिमांड साइड इश्यूज में अभी भी थोड़ी काम करने की जरूरत है। आप किस तरीके से वो इश्यूज को प्लग कर रहे हैं? क्या सोच रही है सरकार? डिमांड किस तरह से बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या सोच विचार है? और जीएसटी में भी जो काउंसिल में आप लगातार मीटिंग करते हैं, क्या कहीं कोई गुंजाइश है रेट रिडक्शन की फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, जिससे कि डिमांड एक पुश आए, एक बूस्ट आए? क्योंकि कई सेक्टर्स ने रिप्रेजेंटेशन जरूर दिए हैं यहाँ। देखिए, डिमांड साइड्स के को बूस्ट करने के लिए आप देखें कि जो भी हमने जो कदम उठाए हैं, अब आप देखें कि अगर जो हमने ये कोशिश की कि जो हमारे जो एमएसएमई हैं वो उनको उनकी जो परेशानी है उनको वर्किंग कैपिटल का लोन दे करके ये सब जो किए गए हैं। फाइनली अगर ये देखें कि अगर एमएसएमई अगर इंडस्ट्री अगर चालू होते रहते हैं तो उनके जो रॉ मटेरियल है वो भी तो कहीं से खरीदेंगे ही, उनका भी तो डिमांड होगा ही, और फाइनली वो जब बेचेंगे जब फाइनली बेचेंगे तो जो भी इस पूरे जो चेन में जो लोग हैं ये सबको इसका एक बेनिफिट होने वाला है। जहाँ तक कि एंड कंज्यूमर का सवाल है, आप ये देखिए कि और जो अल्टीमेट जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जैसा कि मैंने कहा क्या कि अगर उनको जो फ्री फूड ग्रेन्स दिए गए, उसके बाद से डायरेक्ट कैश असिस्टेंस दिया गया, जो ईपीएफ में जो लोग एम्प्लॉय हैं उनके जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन उसका भी एक हिस्सा दिया गया। ये सब अगर मेजर्स को अगर इन टोटलिटी देखें अगर, तो ये एक इकोनॉमी को भी मजबूत करता है और ये डिमांड साइड को भी प्रमोट करता है। एलटीसी का ही एक उदाहरण देखें कि जो एलटीसी के जो बारे में जो किया गया है, ये भी एक तरह से ये है कि हम ये कह रहे हैं कि एलटीसी का में अगर आपको बिना यात्रा किए हुए एलटीसी के बेनिफिट मिल जाएंगे, लेकिन उसका आपको 3 गुना आपको खर्च करना पड़ेगा। अब ये सब देखें तो ये सब भी एक तरह से एक डिमांड को ही स्टिमुलेट करने के मेजर्स है। पांडे जी, एक और सवाल है आत्मनिर्भर भारत, जिस पर बहुत फोकस हुआ है। बहुत समय से हमने देखा कई पैकेजेस में जो लगातार हर सेक्टर में हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत पर फोकस सरकार का क्रॉस मिनिस्ट्रीज है। किस तरीके का रिस्पांस मिला है फ्रॉम द टाइम ये अनाउंसमेंट आए हैं? कुछ महीने अब हो चुके हैं। किस तरीके से हम देख रहे हैं कंपनीज इसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही हैं? आपके अपने ऑब्जर्वेशंस क्या हैं इस वक्त? देखिए, आत्मनिर्भर एक अगर आप देखें तो आत्मनिर्भर एक बहुत ही एक बड़ा एक महत्वपूर्ण एक रिफॉर्म्स की तरफ एक कदम है। इसमें हम चाहते हैं कि एक भारत देश में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट हो। कई एरियाज ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें कि हमारा देश एक ग्लोबल उसमें एक विश्व में एक अग्रणी स्थान ले सकता है वो, और तो इसीलिए अब इसके लिए कई मेजर्स लिए गए हैं। और एक जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मेजर जो कुछ लिए गए हैं वो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। पिछले साल हमने कॉरपोरेट टैक्स हमने कम किए 30% से 22%, और जो नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगा उसका टैक्स रेट हमने 15% किया। इस बजट में जो फरवरी महीने में जो बजट लाया गया उसमें जो पेंशन फंड्स हैं विश्व के या जो सॉवरेन फंड्स हैं उनको भी कहा गया कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बाकी जो सेक्टर्स हैं इसमें अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनका इन्वेस्टमेंट में जो भी पैसा लगाएंगे और जो उनको जो गेन होगा वो सब टैक्स फ्री होगा, टैक्स एग्जेम्प्ट होगा। अब ये सब जो जितने हमने मेजर्स लिए हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वो भी हम लाया कि जिससे कि इंडिया में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट उसको प्रमोट किया जा सके। इसके बाद अभी जो PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो हमने किया, अब इस प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में
जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम मदद करेंगे। और इसका एक आर्किटेक्चर पहले के इंडस्ट्रियल इंसेंटिव से बिल्कुल अलग है। इसमें हम चैम्पियन सेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं कि जिसमें कि इंडिया में काफ़ी स्कोप हो और विश्व में वो अग्रणी लीडरशिप स्थान ले सकता है। और इसमें भी कि हम इस तरह के हजारों कंपनियों को ये थोड़ा थोड़ा बेनिफिट देने के बजाय हम चैम्पियन जो एक सेक्टर है और जो चैम्पियंस हैं उसको हम मदद करना चाहते हैं, जिससे कि उनको वो काफ़ी आगे बढ़ें। और उसमें भी हमने ऐसा किया है कि बिल्कुल जो पहले जिस तरह का जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर था उससे बिल्कुल अलग है कि हम सिर्फ जो इंसेंटिव है सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे नहीं देंगे या आपने कुछ भी प्रोड्यूस किया उस पर नहीं देंगे। हम ये कहेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट भी कीजिए, आप प्रोडक्शन भी कीजिए, लेकिन आपका प्रोडक्शन पिछले प्रोडक्शन के तुलना में कहीं ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कि आपका इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन जो है एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा होगा तभी आपको इंसेंटिव मिलेगा। और ये सिर्फ एक साल नहीं, अगर अगले साल भी अगर आपका प्रोडक्शन अगर जितना इस साल रहा है उतना होगा तो आपको मिलने वाला इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो इसलिए हर साल के साल आपको एक इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह की स्कीम हम लाए। सर, इस बार बजट में जब आपने अनाउंस किया विवाद से विश्वास, आपने काफी उस पर होप्स पिन की हुई थी। किस तरीके का रिस्पांस वहां से आपको मिला है और कितनी सक्सेसफुल रही है ये स्कीम? आगे किस तरीके के इंडिकेशंस दिख रहे हैं? कितने आप सेटल कर रहे हैं डिस्प्यूट्स जहां टैक्सेशन पर कई मामले यहाँ अनसोल्ड हैं, उस पर कितना आपको सक्सेस मिला है इस वक्त? देखिए, विवाद से विश्वास हम पिछले बजट में हम लाए थे और इसका जो स्कीम जो ऑपरेशनल हुआ, जब पार्लियामेंट ने जो उसको पास किया तो करीब मार्च के तीसरे सप्ताह में इसकी शुरुआत हुई। और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ये उसी सप्ताह में ये कोविड पैंडेमिक, लॉकडाउन, ये सब चीज़ शुरू हो गया। तो शुरू में हमें इसका काफ़ी हमें सेटबैक मिला कुछ महीने तक। लेकिन इसी पीरियड में करीब करीब जो पब्लिक सेक्टर के करीब 1,05,000 करोड़ के जो डिस्प्यूट थे वो सेटल हो गए और बाकी कार्रवाई उसके बारे में चालू है। जहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट लोगों के जो डिस्प्यूट थे, हम चाहते हैं कि उस सब डिस्प्यूट का भी निपटारा किया जाए। तो उस कोविड के जिस पीरियड में जब लॉकडाउन था, कंटेनमेंट जोन थे, तो लोगों ने बार बार हमें एक ऐसा निवेदन किया कि इसकी समय सीमा जो पहले थी 30 जून तक उसको बढ़ा देनी चाहिए। तो उसको हमने बढ़ा करके 31 दिसंबर कर दिया। अब धीरे धीरे इकोनॉमी खुलने लगी है, जो लॉकडाउन वगैरह बहुत जगह से हटने लगे हैं, अब लोगों का आवागमन भी शुरू हो गया है। तो अब हमने ये कहा कि अब जिसको भी इसका फ़ायदा लेना है, और हम सभी एसएससी जो भी लोग इस लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, हमने हमारे जो टैक्स के जो ऑफिसर्स हैं, हम उनको अप्रोच कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं कि देखिए आपके जो टोटल डिस्प्यूटेड टैक्स इतना है और आपको इतने पैसे दे करके आपको बिल्कुल पूरे लिटिगेशन से आपको मुक्ति मिल जाएगी, प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, पेनल्टी नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा। ये सब उनको हम बता रहे हैं। और ये सब काम करने और उससे जो उनको एक फॉर्म भरना पड़ता है, वो उनसे फॉर्म भरवा करके उसकी अंतिम तिथि अब 31 दिसंबर तक है। अभी जस्ट पिछले सप्ताह हमने ये भी किया कि लोगों ने हमें बताया कि वो फॉर्म तो भर सकते हैं, वो डिस्प्यूट सेटल करना चाहते हैं, लेकिन डिस्प्यूट सेटल करने के लिए जो पैसे हैं वो अभी उस देने की स्थिति में नहीं है। तो अब उनके ही अनुरोध पर हम लोगों ने जो पैसे जमा करने की जो तिथि है वो हमने 31 मार्च तक बढ़ा दी है। लेकिन कंडीशन ये है कि उनको जो अपना जो डिस्प्यूट सेटल करने के लिए जो फॉर्म है वो उनको 31 दिसंबर तक भरना पड़ेगा। सर देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त चैलेंजिंग सिचुएशन है, इंडिया के लिए नहीं, पूरे विश्व में इस वक्त जो कोरोना का पेंडेमिक का असर है वो सभी इकोनॉमीज पर पड़ रहा है। पर अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, किस तरीके से आप इसको समराइज करेंगे? ये जो चैलेंज है इंडिया के सामने, 3 बड़े चैलेंज आपको क्या लगते हैं इस वक्त इंडिया के सामने है, which is coming in the way of its economic growth, जिसकी वजह से ग्रोथ में रुकावट हम देखेंगे? तो 3 बड़े कारण क्या हैं आपके हिसाब से इस वक्त? देखिए, जो चैलेंज की जो बात की तो एक तो हम कोविड पैंडेमिक, इसी को हम और ये एक सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए एक चैलेंज है। ये लोग सेकेंड वेव की बात कर रहे हैं
और जैसा कि एक्सपीरियंस स्पेनिश फ्लू के टाइम का है 1919 का, कि ये कई फेजेज़ में आता है ये। तो हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, और हमें मतलब कि एज ए कंट्री हमें इसको हम कैसे हम एक अच्छे तरीके से इसको हम हैंडल करें, और हमारी इकोनॉमी पर मिनिमल इम्पैक्ट हो, और जो हमारी जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, जो अभी इस साल थोड़ी सी उसको एक सेटबैक मिला है, अगले साल से फिर से हम वापस उस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे जाएं। कैसे हम अपने देश में अपना पूरा जो एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, आत्मनिर्भर भारत, हमारा जो प्रोडक्शन है, जो बाकी और जो एक ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको एक हम एक जो हमारा जो एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे उसको हम कैसे उस पर हम लाएं, इस पर हमें काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी। सर, एक सवाल एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, और हम जानते हैं कि सरकार ने माना है कि एक्सपोर्ट्स जितना भारत से होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है, और यहाँ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिस पर सरकार भी काम कर रही है। बट अब तक जो आपने रिस्पांस देखा, कैसे हम देखेंगे पुश होगा एक्सपोर्ट और ज्यादा, और अभी तक जो स्टेप्स लिए गए हैं वो कितने सक्सेसफुल हुए हैं? आत्मनिर्भर भारत में भी एक बड़ा कंपोनेंट है वहां पर कि हम इंडिया एज अ कंट्री दुनिया के लिए बनाएं, तो हम एक्सपोर्ट बढ़ा पाए। आपका क्या व्यू है, किस तरीके की वहां गतिविधि है? देखिए, जो जहाँ तक कि एक्सपोर्ट का सवाल है, हमने ये बताया गया कि आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको एक एक्सपोर्ट करने के लिए आपको जो भी इंडस्ट्री है, जो एक हमारा प्रोडक्ट है, उसको एक कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। और उस कॉम्पिटिटिव होने के लिए हमें एक जो बढ़िया से बढ़िया जो सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, और हमारा जो प्रोडक्ट है, वो हमें लाना पड़ेगा। हमने जैसे एक उदाहरण दिया कि जो PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स हैं, जो मोबाइल फ़ोन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, ये सब चीज़ें जो जितने एरियाज़ हैं, ये इसके अलावा टेक्सटाइल है, ये सब सेक्टर्स में काफ़ी करने का स्कोप है। और हमारी जितनी जो पॉलिसीज़ हैं, उस पॉलिसी में हम ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक ट्विन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, उस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से मेरे यहाँ डोमेस्टिक कंजम्पशन हो, डोमेस्टिक ग्रोथ हो, डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट मिले, और चीज़ें इतनी बनाई जाए जिससे कि हम कई क्षेत्रों में हम एक वर्ल्ड लीडर हों, और हमारा उस सेक्टर में एक्सपोर्ट भी हो। जैसे हमने मोबाइल फ़ोन में हमने यही कोशिश की है कि हमारा देश इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो जब हम इतने लोगों के लिए जब हम कुछ भी बनाएंगे, और अगर हम एक प्रोडक्ट एक सर्टेन स्टैंडर्ड का और एक कॉम्पिटिटिव बनाएंगे, उसकी प्राइस कॉम्पिटिटिव हो, उसका स्टैंडर्ड अगर ज़्यादा हो, तो डेफिनेटली उसमें हम अपना विश्व में भी हम अपना स्थान बना सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे यही जानना चाहूंगी कि किस तरीके की ग्रोथ रेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल के लिए, और अगले 2 से 3 साल किस तरीके का विजन या ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेशन इंडिया के लिए हम रखेंगे? क्योंकि थोड़ा डायनामिक है सिचुएशन, कोविड-19 का ऑफ कोर्स एक असर है, ये पेंडेमिक ने डेफिनेटली जो टारगेट्स हैं वो चेंज किए हैं। तो आप किस तरीके का रियलिस्टिक टारगेट की अगर मैं बात करूं, तो इस साल का ग्रोथ रेट और अगले 2 से 3 साल तक का क्या दिख रहा है? देखिए, अभी तो इस साल जहाँ तक का सवाल है कि हम लोग तो ये कोशिश कर रहे हैं कि कोविड का इम्पैक्ट कैसे उसको मिनिमाइज़ किया जाए, और हम एक रिकवरी की तरफ के सिग्नल्स भी हमने देखे, कई सेक्टर्स में हमने पॉजिटिव ग्रोथ के भी सिग्नल देखे हैं। तो हमारा ये अंदाज़ है कि इस साल अगर हम इसी तरीके से अगर सब ट्रेंड्स रहे और हमारी कोशिश भी होती रही, कोरोना के पैंडेमिक के जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको भी हम ठीक से अगर हम हैंडल करते रहें, तो हम करीब जैसा कि हम वित्त मंत्री महोदया ने जो कहा कि मार्च तक अगर हम इसी तरह के ट्रेंड्स अगर बने रहे, तो हम एक नियर जीरो ग्रोथ के लेवल तक हम पहुंच जाएंगे। और उसके बाद से जो अगले साल की जो ट्रेजेक्टरी है हमारी, उस ट्रेजेक्टरी पे, क्योंकि जितने भी अभी हमने जो निर्णय लिए हैं, इस कोविड पैंडेमिक में कई रिफॉर्म्स किए गए, और कुछ रिफॉर्म तो पहले ही हो गए थे, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन, जो इनकम टैक्स के में भी जो हमने किया, GST में कई रिफॉर्म्स लाए, सोवरेन फंड्स और जो पेंशन फंड्स के इन्वेस्टमेंट को हमने जो टैक्स फ्री किया, और बाकी जो लेबर रिफॉर्म्स हुए, जो फार्मिंग सेक्टर में जो बिल ला करके जो कानून में बदलाव करके जो भी किए गए, लेबर का जैसे मैंने बताया, PLI का जो बताया हमने, तो इस तरह के जितने जो हमने जो मेजर्स लिए गए हैं,
उसके परिणाम अब दिखने लगे हैं और हमें और जो अगले साल से उसके ग्रोथ तो अभी हमें धीरे धीरे उसके परिणाम मिल रहे हैं, अर्ली इंडिकेशंस, लेकिन अगले साल से जितने भी इस तरह के यूनिट्स हैं, जिस तरह भी प्रोडक्शंस हैं, ये सब सेटअप हो करके और कई चीज़ों में उसके प्रोडक्शंस और बाकी जो ग्रोथ उसके भी परिणाम दिखने लगेंगे और हमारी जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है उस पर हम वहाँ पर हम जा सकेंगे हम। ऑलराइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद।